निकल जा मेरे घर से, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे। अगर तू हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती तो तेरा इस घर में कोई काम नहीं। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी और वो इस रिश्ते के लिए राजी है। रोती हुई निकिता वहां से जाने लगती है कि तभी दिशा। भाभी ये सब क्या हो रहा है? दिशा सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। मैं बिन माँ की बेटी जब अपने ससुराल आई तो अपनी सास का प्यार देखकर मुझे लगा कि शायद माँ ऐसी ही होती है। पर सारी सास शुरू में तो बहू को बहुत प्यार करती हैं, पर बाद में दिखा देती है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। और वही काम मेरी सास ने किया। तुम सबकी नजरों में वो जितनी अच्छी हैं, उन्होंने उतना ही बुरा मेरे साथ किया। पर ऐसा भी क्या हुआ भाभी? मेरी शादी को 2 ही साल हुए हैं और क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती इसलिए इसने मेरे पति का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। और जब मैं इनके खिलाफ बोली तो आज ये मुझे घर से निकाल रही है। पर गलती मेरी है, मुझे अपने पति को काबू में रखना चाहिए था। आज मेरे साथ जो हो रहा है मैं नहीं चाहती कि ऐसा तुम्हारे साथ हो। तुम भी बिन माँ की बेटी हो, ससुराल में जाकर अपनी सास के झूठे प्यार को देखकर अपनी सास को माँ मत समझ बैठना और अपने पति को अपने काबू में रखना। इतना बोलकर निकिता वहां से चली जाती है और यही सब सोचते हुए दिशा गर्मी में पसीने से लथपथ खाना बनाती है। कुछ देर में उसके पिता विनोद घर आते हैं। अरे मेरी बेटी को कितना पसीना आ रहा है। अगर आज तेरी माँ जिंदा होती तो मैं उससे ही खाना बनवाता। माफ करना बेटा, तेरा गरीब बाप तेरे लिए कूलर तक नहीं ला सकता। कोई बात नहीं पापा, आपने माँ बाप बनकर मुझे पाला, मेरे लिए वही बहुत है। इतना बोलकर दिशा खाना निकालती है और दोनों बाप बेटी साथ में खाना खाने लगते हैं। और खाते हुए विनोद अपनी बेटी से कहता है, मैं आज तक तो तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, पर तेरे लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। उनके घर में एसी लगा है। शादी के बाद मेरी बेटी एसी में बैठकर खाना खाएगी अपनी सास के हाथों से। विनोद की बातें सुनकर दिशा के चेहरे पर खुशी न आकर गम के बादल छा जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। कितने दिन हो गए, मायके की याद नहीं आती शादी के बाद? शादी के बाद कोई मायका नहीं भूल सकता, उल्टा मायके की और याद आती है। पर मेरी बुढ़िया सास मुझे आने ही नहीं देती है। ऐसे क्यों बोल रही हो? सास भी तो माँ जैसी होती है। सास और माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं। इस गलत फहमी से बाहर निकल जा। माँ माँ होती है और सास सास। मेरी सास इतनी खराब है कि कुछ पूछो ही मत। मैं घर के सारे काम भी कर दूं फिर भी यही कहती है कि मैं एक काम नहीं करती। और मायके में तो मैं किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। अपनी दोस्त के मुंह से उसकी सास की बुराई सुनकर दिशा का डर और बढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन। बहुत जल्द मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, फिर वो अपने अमीर ससुराल में जाएगी जहाँ ऐसे वो एसी में खाना खाएगी। पापा मैंने सुना है सास अच्छी नहीं होती। अगर मेरी सास बुरी हुई तो शादी करना जरूरी होता है क्या? ये तुझे किसने कहा सास बुरी होती है? अरे सारी सास एक जैसी नहीं है। अब जैसे तू अपनी दादी को ही देख। तेरी दादी तेरी माँ से बहुत प्यार करती थी। तू चिंता मत कर, मैंने जहाँ तेरा रिश्ता पक्का किया है वो लोग बहुत अच्छे हैं। तेरी सास की बेटी नहीं है इसलिए वो तुझे बहुत प्यार करेंगी। जैसे तुझे माँ की चाह है वैसे ही उसे एक बेटी की चाह है। विनोद की बातें सुनकर दिशा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती है। समय बीतता है और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। घर में काफी सारे मेहमान होते हैं तो वहीं दिशा की बुआ घर में अकेली उदास बैठी होती है। अरे शोभा, तुझे तो सबसे पहले आना चाहिए था अपनी भतीजी की शादी में, और तू ही सबसे पीछे से आई है। अब भैया आप तो जानते हैं मेरी सास कैसी। इतनी उम्र हो गई है मेरी, पर फिर भी मेरी सास है जो मुझे परेशान करने से बाज नहीं आती। आपने पता नहीं कैसे घर में मेरी शादी कर दी। मुझे तो बस अपनी भतीजी की चिंता सता रही है, कहीं उसकी सास भी मेरी सास जैसी ना हो। बेचारी पहले ही बिन माँ की बेटी, अगर उसे मेरी सास जैसी खड़ूस सास मिल गई तो पता नहीं उसका क्या ही होगा। मैंने अपने बहन की ऐसे घर में शादी कराई जहां उसकी सास ने उसे कभी पसंद नहीं किया। अपनी बेटी की शादी भी मैं ही कर रहा हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी की शादी के बाद उसे खुश रखना। आज शादी का दिन था इसलिए विनोद कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर में दिशा शादी करके अपने ससुराल जाती है और अगली सुबह। माँ जी आज मेरी पहली रसोई है, आप मुझे बता दीजिए पहली रसोई में क्या बनाना होता है। दरअसल मेरी माँ नहीं है तो मुझे कुछ पता नहीं है। किसने कहा तेरी माँ नहीं है? मैं हूँ तेरी माँ। और इतनी भी क्या जल्दी है तुझे अपनी पहली रसोई करने की? इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं इतनी गर्मी में अपनी बहू से काम करवाऊंगी? बिल्कुल नहीं। जब तक तेरे हाथों की मेहंदी छूट नहीं जाती तो बस एसी में बैठकर मेरे हाथ से खाना खा, क्योंकि तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। अरे देख रहे हो भैया, सास बहू का प्यार अच्छा हुआ कि हमारी बहन नहीं है।
अगर एक बहन होती तो माँ का जो थोड़ा बहुत भी प्यार हमें मिलता है ना, वो भी नहीं मिलता। दिशा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। खबरदार फिर कभी हमें सास बहू बोला तो खाना नहीं मिलेगा। आशा अपनी बहू के आमने सामने अपने दोनों बेटों को डांट देती है और कुछ देर बाद खुद इस भयंकर गर्मी में रसोई में खड़ी होकर खाना बनाती है। अब सब खाना खाकर ऑफिस चले जाते हैं। इसके बाद आशा अपना और अपनी बहू का खाना लेकर कमरे में जाती है। अरे बहू, यहाँ पहले से इतनी गर्मी और तू एसी भी नहीं चला, मैं एसी चला देती हूँ। उसके बाद हम सास बहू साथ में खाना खाएंगे। इतना बोलकर आशा एसी चलाकर अपने हाथों से अपनी बहू को खाना खिलाती है। तो जैसी बहू पाकर आज मेरा सपना पूरा हो गया बेटी का। नहीं, ये सब मेरी सास का बस नाटक है। शुरू में सारी सास ऐसे ही करती हैं, बाद में अपनी बहू को परेशान करती हैं। निकिता भाभी ने और पूजा ने बताया था, मुझे अपनी सास के झूठे प्यार के झांसे में नहीं आना है। दिशा अंदर से इतनी डरी हुई थी कि उसे अपनी सास के प्यार पर विश्वास ही नहीं होता। समय गुजरता है और धीरे धीरे दिशा भी घर के काम करने शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, वाह दिशा, तुम तो माँ से पहले खाना बनाकर तैयार कर देती हो। माँ, मुझे तो आपसे अच्छी बीवी मिल गई। ये तो बिल्कुल सही कहा अमित ने। मैं तो अपनी बहू के साथ हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा इस बात से इनकार कर रही हूँ। मेरी बहू है लाखों में एक, सबसे समझदार। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर मैं आइसक्रीम लेकर आया था। सोच रहा था कि क्यों न दोपहर में हम सब लंच करने चले। बाहर धूप देख रहे, दिन में कहीं नहीं जाना, मेरी बहू बीमार पड़ जाएगी। तुम लोग काम पर जाओ, हम रात को डिनर के लिए बाहर जाएंगे। कुछ ही देर में सब खाना खाकर घर से निकल जाते हैं। पर अब तक घर के कामों के चक्कर में दिशा ने खाना नहीं खाया था और वो दोपहर में सुबह का खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठती है, जहाँ उसे काफी गर्मी लग रही होती है। दिशा बहू, तू यहाँ इतनी गर्मी में क्यों खाना खा रही है और तूने हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाया? सारी गलती मेरी है। मुझे इस वक्त तुझे अपने सामने बिठाकर खिलाना चाहिए था, पर अब मुझे अपनी गलती सुधारनी है। तू मेरे साथ कमरे में चला, हम एसी चलाकर खाना खाएंगे। एक बार फिर आशा खाना लेकर दिशा को कमरे में ले जाती है और एसी चलाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है। समय गुजरता है और हमेशा आशा इसी तरह दिशा को एसी में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है। दिशा, जब से तुम आई हो माँ का हमसे प्यार कम हो गया है। नजर लगाना बंद कर। बहू, तू खाना खा। अपनी सास का इतना प्यार देख आशा की सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है और एक दिन दिशा से मिलने उसकी बुआ आती है। तेरे पति की वजह से तेरे कमरे में एसी लगा है ना, तेरी सास भी बाकियों की सास की तरह खड़ूस होगी। तभी तो शादी के बाद तूने अपनी बुआ को एक दिन फोन नहीं किया। तेरी बड़ी चिंता सता रही थी, इसीलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। बुआ जी, अगर अमित के कहने पर एसी लगता ना इस कमरे में, तो अब तक एसी ना लगा होता। ये तो माँ जी ने स्पेशल मेरे लिए लगाया है। तेरी सास तुझ पर नजर रखती है, इसीलिए तो उसकी तारीफ कर रही है ना। शोभा दिशा को उसकी सास के लिए भड़काई रही होती है कि तभी वहां गर्मी से परेशान खुद आशा दिशा की बुआ के लिए खाना बनाकर लाती है। बहन, बाहर बहुत गर्मी है, मैं तो दिशा को इसी कमरे में एसी चलाकर अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अगर मैं खाना ना खिलाऊं इसे, तो ये खाना भी ना खाए खुद से। इसे तो मेरे हाथ से खाना खाने की आदत हो गई है, पर आज आप अपने हाथों से खाना खिला दीजिए, ताकि आपको ये ना लगे कि दिशा बदल गई है, जब तक मैं कुछ ठंडा बना कर लाती हूँ। ये सब? हाँ बुआ जी, ये सब सच है। सारी सास एक जैसी नहीं, कई बार सास भी माँ जैसी होती है। मुझ जैसी बिन माँ की बेटी को मेरी सास ने इतना प्यार दिया है कि मैं माँ का प्यार ही भूल गई हूँ। ससुराल आकर पता चला मुझे कि जिस तरह मायके में माँ की जरूरत होती है, वैसे ससुराल में सास का होना कितना जरूरी है। कुछ देर में आशा मैंगो शेक, शरबत, आइसक्रीम जैसी चीज लेकर आती है और वो देखती है कि अब तक दिशा ने खाना नहीं खाया, जिसके बाद वो खुद अपने हाथों से एसी में बैठकर अपनी बहू को खाना खिलाती है और ये सब देखकर शोभा की सारी चिंता खत्म हो जाती। मिंटू, तेरी बेटी तो हल्दी के सिंगार में बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ, तुम सही कहती हो ललिता, बस अब किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी की खुशियों में। दूसरी तरफ धर्मेंद्र फोन पर रिश्तेदार से बात करते हुए, हाँ हाँ बड़े भैया, आप चिंता मत कीजिए, शादी बहुत अच्छे घर में कर रहा हूँ। वो लोग हर दिन लाखों में खेलते हैं। चलो भाई, फिर तो बढ़िया है। सच में मेरे ससुराल वाले लाखों में खेलते हैं? इसका मतलब मेरी शादी बहुत ही रईस घर में हो रही है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब पूरे विधि विधान के साथ पलक की शादी हो जाती है। पलक कार में बैठकर अपने ससुराल आ रही होती है। रास्ते में उसे फलों का बाग नजर आता है, जहां आम, अमरूद, लीची, अंगूर, इमली जैसे अनेक फल लगे हुए होते हैं। बाप रे, हम ससुराल जा रहे हैं या फलों के बाग में? पलक, तुम्हारा ससुराल फलों के बागों के बीच में ही है और कुछ देर में अब घर आने ही वाला है।
शंकर की गाड़ी घर के पास लगती है। घर के चारों तरफ अमरूद, लीची, अंगूर के पेड़ लगे होते हैं। कुछ फलों की शाखाएं शंकर के घर पर भी बिछी हुई होती हैं। अरे यार, मैं ससुराल आई हूँ या फलों के बाग में, और सारे घर वाले इन फलों के बागों के बीच में ही है। ये लोग यहाँ ऐसे कैसे रहते होंगे? अरे भाभी कहाँ खो गई? घर के अंदर आइए, माँ आरती की थाली लेकर खड़ी है। हाँ आई। आओ बहू, घर के अंदर आओ। घर भी बहुत सिंपल सा है। पापा ने तो कहा था ये बहुत पैसे वाले हैं। खैर देखते हैं क्या है क्या नहीं। अगले दिन सुबह पलक अपनी रसोई का खाना बनाने रसोई में आती है, जहाँ बड़े बड़े टोकरी में कई तरह के फल जैसे आम, लीची, अमरूद, इमली, तरबूज रखे हुए होते हैं। बाप रे, इतने सारे फल! चलो मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। अब कुछ ही देर में पलक डाइनिंग टेबल पर दाल मखनी, रोटी, शाही पनीर, पुलाव, रायता परोसती है। ओहो बहू, गर्मा गर्म रोटी। एक काम करो ना, रसोई में फल रखे होंगे, उनमें से ताजा ताजा रसीले आम काट दो। मैं इन गर्मा गर्म रोटी के साथ खाऊंगा। और बहू मेरे लिए इमली की चटनी बना ले। वहाँ पर ताजी ताजी इमलियाँ मैंने तोड़ कर रखी हैं फलों के बाग से। बड़े ही गंवार लोग हैं। इतने एक्सपेंसिव फूड मैंने बनाकर इनके आगे रखे हैं, फिर भी इनकी फरमाइश देखो, गंवारों की तरह आम के साथ रोटी खाना है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। पलक रसोई में आती है और एक प्लेट में आम काटती है। दूसरी तरफ मिक्सी में इमली की चटनी पीसकर डाइनिंग टेबल के पास आती है। मेरा खाना तो हो गया पलक, पर मेरा शरबत पीने का मन कर रहा है। एक काम करो ना, बाग से लीची तोड़ कर लाए थे पिताजी, तुम उनका शरबत बना लो ठंडा ठंडा। अरे भाई, इनकी तो फलों की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही। कभी आम, कभी इमली की चटनी, अब लीची का शरबत। ठीक है, लाती हूँ। अब पलक पूरे परिवार के लिए लीची का शरबत बनाकर लेकर आती है। शरबत पी के धर्मेंद्र और शंकर फलों की एक्सपोर्टिंग का काम करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गीतांजलि, चलो बहू हमारे साथ फलों के बाग में चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ भाभी चलिए ना, मजा आएगा। अब पलक अपनी सास और नंद के साथ फल के बाग में आती है, जहाँ पर कई तरह के फल, आम, अंगूर, अमरूद, लीची, इमली, सेब, गन्ने लगे होते हैं। माँ जी, ये इतना बड़ा फलों का बाग किसका है और इसकी देखभाल कौन करता है? बहू, ये फलों का बाग, इसमें से कुछ फलों के वृक्ष हमारे हैं, कुछ पड़ोसियों के। सभी लोग मिलकर देखभाल करते हैं। माँ जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और थोड़ी भूख भी लग रही है। अच्छा भाभी, आप पेड़ की छांव में बैठ जाइए और ये लीजिए लीची, ये लीची खाइए, इससे आपकी भूख भी मिट जाएगी। पापा कहते थे मेरा ससुराल बहुत अमीर है, लाखों में खेलता है, और यहाँ मेरे ससुराल वालों को उनके बाग और फलों से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। खाने को भी ये लीची दिया है, इससे भला कहीं पेट भरता है? फलों के बाग में बैठी पलक लीची को खा रही होती है। तभी उसकी सास गीतांजलि अपने सर पर एक फलों से भरी टोकरी लेकर आती है और कहती है, बहू अब जब तू बाग में आ ही गई है तो एक काम करिए, फलों की टोकरी उठाने में हमारी थोड़ी मदद कर दे। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? भला मैं क्यों उठाऊं इस फलों की टोकरी को अपने सर पर? और अगर इतना ही फलों के बाग का शौक है तो फल उठाने के लिए वर्कर क्यों नहीं रख लेते हैं आप लोग? बहू आज उठा ले, आज फल ज्यादा गिरे हैं, इतना मैं और ईशु अकेले नहीं उठा पाएंगे। अब गुस्से में पलक अपने सर पर फलों की टोकरी लाकर घर में रखती है। क्या हुआ बहू, बड़ी गुस्से में लग रही हो? गुस्सा नहीं हूँ तो और क्या करूँ? आज सर पर फलों की टोकरी उठाई है, कल कुछ और करवाओगे आप लोग मुझसे। अरे रईस घर की लड़की हूँ, अगर पहले पता होता ना कि इस तरह इस गंवार फैमिली में रहना होगा तो मैं कभी शादी ही नहीं करती। अच्छा बहू, गलती हो गई, गुस्सा थूक दो। और गीतांजलि, तुमने क्यों बहू से फलों की टोकरी उठवाई? तो क्या हो गया, फलों के बाग में इसका ससुराल है, थोड़े फलों से जुड़े काम कर लेगी तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। सास की बातें सुनकर पैर पटकती हुई पलक अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह गीतांजलि फिर अपनी बहू से कहती है, बहू फलों के बाग में चल, तेरी नंद की तबीयत ठीक नहीं है, वो ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी मेरी। कल सर पर अपनी बहू से फलों की टोकरी उठवाकर इस बुढ़िया को चैन नहीं मिला क्या, जो आज फिर मुझे बाग में ले जाने की बात कर रही है। ठीक है चलिए। पलक फिर अपनी सास और नंद के साथ फलों के बाग में आती है, जहाँ गीतांजलि गिरे हुए फलों को टोकरी में भरती है, पेड़ों में कीटनाशक दवाइयाँ डाल। अच्छा बहू सुन, मैंने फलों के पेड़ों में ये कीटनाशक दवाइयाँ डाल दी हैं और तू अब यहाँ रखे इस गोबर को अपने हाथ से थोड़ा मथ दे, ताकि इस खाद को मैं फलों के पेड़ में डाल सकूं। तभी पलक अपनी नाक को बंद करते हुए कहती है, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या, जो मुझसे ऐसी चीज करने को बोल रहे हैं? इतनी गंदी और बदबूदार गोबर को मैं अपने हाथों से छूं? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे पता होता कि मेरे ससुराल वाले इतने गंवार हैं तो मैं इस घर की बहू कभी नहीं बनती। इसका मतलब भाभी पेड़ पौधों की देखभाल करना, उनकी सेवा करना, कृषि होना, ये गलत है और ये लोग गंवार होते हैं आपकी नजर में?
छोड़ बेटी, बहू से कुछ मत कह, मेरी ही गलती है जो मैंने उससे कहा, मैं खुद कर लेती हूँ, रहने दे। गीतांजलि खुद गोबर की खाद फलों के पेड़ों में डालती है। कुछ देर बाद तीनों ही घर लौटते हैं। रात का खाना खाने के बाद सभी लोग अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। वहीं पलक अपने पति पर भड़कते हुए कहती है, ये सब क्या है शंकर, तुम्हारे परिवार वालों को फलों के बाग से फुर्सत नहीं है क्या? अब तो ये लोग मुझे भी फलों के बाग में ले जाकर कई तरह के उल्टे काम करने को बोलते हैं। अरे तो क्या हो गया पलक, हमारा फलों का ही काम है, और अगर तुमने थोड़ा हाथ बटा दिया माँ का तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब जहां पलक अपने फलों के बाग ससुराल में रहकर परेशान हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ पलक के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। कंपनी में लाखों का नुकसान हो गया था। भरपाई करने के लिए धर्मेंद्र के पास एक भी रुपया नहीं था। तभी वो एक दिन मुंशीलाल को फोन करता है। हेलो मुंशी जी, कहाँ है आप? भाई आपसे मिलना था। अरे धर्मेंद्र जी, मिलना है तो इसमें फोन करने की क्या जरूरत थी, कभी भी आ जाते हमारे फलों के बाग में। अब अगले दिन पलक अपने सास ससुर ननद और पति के साथ फलों के बाग में होती है। तभी उसके पिता धर्मेंद्र वहां पहुंचते हैं। पापा, आप यहाँ? अरे आ गए धर्मेंद्र जी, आइए आइए, कुर्सी पर बैठिए। क्या हुआ, बहुत चुप चुप है और माथे पर भी शिकन है, कुछ बात है तो कहिए ना। देखिए मुंशी जी, शास्त्रों के हिसाब से तो बेटी के घर का पानी पीना भी श्राप है, पर न चाहते हुए भी कहना पड़ेगा कि मुझे 4-5 लाख रुपए की जरूरत थी, क्योंकि मेरी कंपनी घाटे में जा रही है। अपने पिता की बात सुनकर पलक गुस्से में, अरे पिताजी, अगर आपको मदद चाहिए थी तो शहर में किसी से बात करते ना, यहाँ मेरे इन फकीर और गरीब ससुराल वालों से मदद क्यों मांगने आ गए? ये लोग मदद के नाम पर आपको सिर्फ फल दे सकते हैं, आम, केला, अंगूर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अरे बेटी चुप रहो, जब दो बड़ी बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोलती हो? अरे रहने दीजिए, बहू से कुछ मत कहिए, बेचारी बच्ची है। अब मुंशीलाल वहीं बैठे बैठे 4 से 5 ग्राहक को फोन करता और कुछ ही देर में ग्राहक फलों के बाग में इकट्ठे हो जाते हैं। मुंशी जी, आपने फोन करके बुलाया? हाँ किशोर, दरअसल मुझे अपने फलों के पेड़ बेचने थे, और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे फलों के पेड़ की मांग कहीं ज्यादा है। जी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये बात। आप बताइए, आपको कितनी कीमत चाहिए? ज्यादा नहीं, कुछ यही 8 से 9 लाख रुपए। किशोर मुंशीलाल के हाथों में नोटों की गड्डी देता है। मुंशीलाल नोटों की गड्डी धर्मेंद्र के हाथ में देता है। शुक्रिया मुंशी जी, आपकी वजह से बहुत बड़ी मदद हो गई। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे एक सेकंड में! मैं तो आप लोगों को बहुत ही गरीब और गंवार समझती थी, इन पेड़ों और फलों का काम करता देख। तो बहू, अब तुझे समझ में आया कि हमारे फलों के बाग की क्या कीमत है और हम क्यों अपना सारा समय इस फलों के बाग को देते हैं। जी माँ जी, आज मुझे बहुत अच्छे से इस फलों के बाग की वैल्यू पता चल गई। मुझे माफ कर दीजिए, जिन फलों के बाग की मैं इतनी बुराई करती थी, आज इन्हीं फलों के बाग से मेरे पिता की इतनी बड़ी मदद हुई है। इस दिन के बाद से अब पलक भी अपनी सास के साथ फलों के बाग की देखभाल करना शुरू कर देती है।